हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रवि नारा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवि नारा क्लासेस के अंदर। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स पढ़ाया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स हैं, आप वहां से जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंट। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स में हम कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं। टर्म्स में आपको बता देता हूँ। पहली टर्म है बिजनेस ट्रांजेक्शन, सेकंड है अकाउंट्स, थर्ड है कैपिटल, फोर्थ है ड्राइंग, फिफ्थ है आपकी लायबिलिटी एंड एसेट्स और सिक्स्थ है आपकी रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो आज दोस्तों हम सिर्फ इतना ही पार्ट पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टर्म से, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पे है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से, और वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, जब भी आप कोई बिजनेस में डीलिंग करेंगे, सेल करेंगे, परचेज करेंगे, तो वो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाएगी। आप कस्टमर से अपने रिसीव करेंगे या अपने सप्लायर को कोई पेमेंट करते हैं तो वो भी आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगी। बिजनेस ट्रांजेक्शन सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो आपके बिजनेस से लिंक होती हैं। ठीक है, अगर आप मंदिर में जाके कोई दान कर रहे हैं तो वो आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगी, वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स ध्यान रखनी है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। तो इसमें जो आता है वो है बिजनेस के फीचर्स, कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होती है उनके फीचर्स क्या है। तो पहला तो वो मनी की फॉर्म में होती है, जो आपकी गुड्स और सर्विस होगी वो मनी की फॉर्म में होगी। दूसरा, वो ट्रांसफ़र होगा या एक्सचेंज होगा आपकी गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहलाएगी। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आपके फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करेगी। इसका इफेक्ट आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी पड़ेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये आपके लिए पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है, तो घबराने वाली चीज़ नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना कि अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अच्छे से हम रिकॉर्ड करें ताकि हमारे अकाउंट्स बहुत अच्छे बने, कोई गलती उसमें ना हो। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन में आप रिसीविंग भी करेंगे और पेमेंट भी करेंगे। रिसीविंग का मतलब है जैसे आप किसी कस्टमर को कोई सामान सोल्ड कर रहे हैं, कोई गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो पहले आप उससे को गुड्स देंगे और दैन उससे आप कैश रिसीव कर लेंगे। तो आपने क्या करा, आपने उसको पेमेंट करी, आपने उसको सामान दिया और आपने उससे पेमेंट रिसीव कर ली। और लास्ट आता है जो आपकी ये सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, इनके होने के बाद जो आपकी एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स और आपकी टोटल लायबिलिटीज़ हैं, वो दोनों बराबर होनी चाहिए। ये अकाउंट का रूल है, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है हमारी अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब होता है कि हम अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसको हम अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना एक पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट के अंदर या फिर पर्टिकुलर हेड के अंदर, उसको हम अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक डेमो के लिए एक अकाउंट शो किया है जिसका नाम है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट में देखो नीचे लिखा हुआ है टू कैश अकाउंट। इसका मतलब हमने ये सैलरी कैश में पे करी है और 5,000 रुपये हमने इसके कैश में पे किए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, अकाउंट। अब ये जो हमारे अकाउंट होते हैं, ठीक है, इनमें सिर्फ हमें ट्रांजेक्शन्स ही शो नहीं होती, ये हमें बताते हैं कि उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इफेक्ट और डायरेक्शन मैं आपको समझाऊंगा आगे, अभी आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड टर्म है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो आपके ऑनर, जो आपने ओनर जो है उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब आपका बिजनेस प्रोप्राइटरी बिजनेस भी हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस भी हो सकता है। आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको वहाँ से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो कुछ टाइम में आपकी बिजनेस क्लासेस भी आने वाली हैं, तो आप इसी चैनल के ऊपर उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इफेक्ट की बात कर लें तो इफेक्ट में ये होता है कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है और आप उस प्रॉफिट को वापस अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। उससे क्या होगा, आपके बिजनेस की कैपिटल बढ़ जाएगी। और अगर आपको लॉस हुआ तो लॉस होने से क्या होगा कि आपकी कैपिटल कम हो जाएगी और जो आपकी कैपिटल है उसका अमाउंट जो आपकी बैलेंस शीट में होगा वो घट जाएगा। और लास्ट में है फॉर्मूला इक्वेशन की। अगर मैं बात करूँ तो एक इक्वेशन लिखी हुई है, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा, बस आप इतना सा ध्यान रखें। कैपिटल वो अमाउंट होती है जो ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट है आपकी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं, ड्राइंग्स वो अमाउंट होती है जो ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाल लेता है, अपने पर्सनल पर्पस के लिए। ठीक है, तो जब हम पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकालते हैं तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। अब ये नहीं है कि आप उसमें सिर्फ कैश ही निकालें, आप जो गुड्स हैं वो भी निकाल सकते हैं। सपोज़ करिए अगर आप जैकेट बनाते हैं, ठीक है, आप कोई
टी शर्ट वगैरह बनाते हैं, तो आपने क्या करा, आपने 3 टी शर्ट अपने बिजनेस से निकाल ली, तो वो आपकी ड्राइंग कहलाएंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो आपने ड्राइंग निकाली है इससे कैपिटल की जो ओनर की जो कैपिटल होती है वो घट जाती है और हम अपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, और ड्राइंग अकाउंट जो होता है वो डेबिट हो जाता है। तो कुल मिला के कहने की बात इतनी है कि आपकी जो ड्राइंग्स होती हैं वो आपकी कैपिटल को घटा देती है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ होती हैं ऑब्लिगेशंस, हमारे डेब्ट्स। लायबिलिटी का एक बिल्कुल ही सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। लायबिलिटीज़ उन चीज़ों को बोलते हैं जो आपकी नहीं है, आपको वापस देनी है। सपोज़ करिए आप अपने दोस्त से बाइक लेके आए हैं, ठीक है, आपको कहीं जाना था, तो ये आपकी लायबिलिटी हो गई है कि आप जो बाइक लेके आए हैं उस बाइक को आप सही सलामत उसी कंडीशन में उसको वापस भी करें। ठीक है, तो ये आपकी लायबिलिटी है कि उसको कोई भी डैमेज ना हो। तो लायबिलिटी हमारी 2 तरीके की होती है, एक तो होती है इंटरनल लायबिलिटीज़, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। इंटरनल लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो बिज़नेस के अंदर ही क्रिएट होती हैं, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो बिज़नेस के बाहर होंगी। बिज़नेस के अंदर लायबिलिटीज़ जैसे कि आपकी जो मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी का कोई पार्ट ख़राब हो गया, अब वो मशीन का पार्ट आपको ठीक कराना है, तो ये आपकी लायबिलिटी होगी कि भाई पैसे लगाने पड़ेंगे और उसको ठीक कराना पड़ेगा। एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है कि आपने बाहर से बैंक से लोन लिया हुआ है और वो लोन आपको वापस पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लायबिलिटीज़ को फर्दर क्लासीफाई करा गया है 2 पार्ट्स में, जिनको बोलते हैं हम करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो चलिए देख लेते हैं ये करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो आपको 1 साल के अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आपको रिपे करनी है, आपको वापस देनी है। अब ऐसी कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि आपके सप्लायर्स होते हैं, आप उनसे सामान लेके आते हैं, ठीक है, गुड्स आपने परचेज़ कर लिए, तो उनका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर ही करना होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट करंट लायबिलिटीज़। नेक्स्ट आती हैं हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब नॉन करंट लायबिलिटीज़ कौन सी हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ हैं जो करंट लायबिलिटीज़ नहीं है। इसका मतलब ये कि जो 1 साल से ज़्यादा की लायबिलिटीज़ हैं वो हमारे लिए क्या होंगी, करंट लायबिलिटीज़ कहलाएंगी। जैसे कि हमने 5 सालों के लिए बैंक से लोन लिया था, तो यहाँ पे ये कौन सा लोन है, ये नॉन करंट लायबिलिटी का लोन है, लंबे समय के लिए लोन लिया है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपनी एसेट्स की तरफ। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपकी अपनी हैं, आपको किसी को भी नहीं देनी। ठीक है, जैसे कि आपके पास आपका पेन है, आपका रजिस्टर है, ये एग्जांपल्स मैंने आपको लास्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की क्लास में भी दिए थे। ठीक है, ये दोनों टर्म्स मैंने आपको वहाँ समझाई थी। तो एसेट्स वही चीज़ होती हैं जिनके ऊपर आपका होल्ड होता है, आपका अधिकार होता है, आपको किसी को वापस नहीं देनी। तो एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस, दे आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। ये ओनर की खुद की होती हैं, बिजनेस की होती हैं और इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये सभी चीज़ें हमारी एसेट्स होती हैं, ये हमें वापस किसी को नहीं देनी होती। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम फीचर्स की बात करें तो जो एसेट्स होती हैं वो ओनर की खुद की होती हैं, ठीक है, बिजनेस की होती हैं, और ये टेंजिबल भी हो सकती हैं और इनटेंजिबल भी हो सकती हैं। टेंजिबल का मतलब होता है कि जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग है, इसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। इनटेंजिबल होती हैं जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, जैसे कि गुडविल, किसी की पहचान, किसी की शोहरत, उसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटेंजिबल। ठीक है, तो एसेट्स जो है हमारी टेंजिबल भी हो सकती हैं और इनटेंजिबल भी हो सकती हैं। एसेट्स में क्या होता है कि कुछ वैल्यू जुड़ी हुई होती है, जैसे कि आपकी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की कोई ना कोई कीमत होगी, आपकी जैकेट है, आपकी जैकेट की कोई ना कोई कीमत होगी, आपकी बाइसिकल है, उसकी कोई ना कोई कीमत होगी। तो एसेट जो होती है उसके साथ कुछ ना कुछ वैल्यू अटैच्ड होती है। ठीक है, और जिसको हम मनी की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं। तो एसेट्स हमारी मनी की फॉर्म में भी मेज़र होंगी। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो लायबिलिटी तो 2 टाइप्स की थी, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, जबकि एसेट्स हमारी 3 तरह की होती हैं। पहली होती है नॉन करंट एसेट्स, सेकंड होती है करंट एसेट्स और थर्ड होती है फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन करंट एसेट्स की। तो नॉन करंट एसेट्स जो होती हैं वो आपकी सेम नॉन करंट लायबिलिटी की तरह ही हैं। ऐसी एसेट्स जो 1 साल से ज़्यादा हमारे पास रहेंगी उनको हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी बिल्डिंग है, हमारी लैंड है, मशीनरी है, गाड़ी है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं हमारे पास लंबे समय तक रहेंगी।
मैंने आपको अभी एक टर्म बताई थी टेंजिबल और इनटेंजिबल, एक बार फिर से आपको डिस्कस कर देता हूँ। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और उनको आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं, फर्नीचर और मशीनरी के, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ना आप इनको छू सकते हो ना आप इनको देख सकते हो, बस आप इनको महसूस कर सकते हो। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होते हैं, इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम छू नहीं सकते, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो करंट मारें। करंट मारने का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो कि उनसे करंट लगेगा, ये मजाक के लहजे में मैंने बोल दिया। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो छोटे समय के लिए हमारे पास होंगी, ठीक है, जिनको हम विद इन अ 1 ईयर मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए करंट एसेट्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, तो उस स्टॉक को हम जब चाहे सोल्ड कर सकते हैं और सोल्ड करके हमारे पास कैश आ जाएगा। या फिर आपके बैंक बैलेंस रखा हुआ है या आपकी जो शॉप है उसमें कैश रखा हुआ है, तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए करंट एसेट्स होती हैं क्योंकि ये 1 साल के अंदर ही आती और जाती रहती हैं। नेक्स्ट है आपकी फिक्टिशियस एसेट्स। ये एक नई टर्म है। देखिए अभी फिक्टिशियस आपने वर्ड ही पहली बार सुना है। फिक्टिशियस का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें जिनको ना तो देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है और ना ये दिखेंगी, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ना तो ये टेंजिबल एसेट्स हैं और ना ही ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। अब ये ऐसी कैसी एसेट्स हो गई, ना तो टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है। तो होता क्या है कि जैसे सपोज करिए आपका कोई लॉस हो गया, ठीक है, और उस लॉस को आप क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं कुछ अगले सालों में, तो उसको हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जिसमें बोला गया है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो भविष्य में होंगे, जैसे आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर दिया और बहुत बड़े लेवल पे कर दिया, पर इस साल आप उस पूरे खर्चे को ले नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, उस खर्चे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे और आने वाले 3-4 सालों में उस खर्चे को आप कंप्लीट कर लोगे अपनी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। जो भी प्रॉफिट आएगा उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लोगे, तो इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारी रिसिप्ट्स। और रिसिप्ट्स नाम से ही पता लगता है कि ऐसी चीज़ें जो हमें रिसीव हो रही हों, तो जो भी हमें रिसीव होगा उसको हम रिसिप्ट बोलेंगे। तो कोई भी अमाउंट, ठीक है, जो हमें अपनी एसेट्स या अपने गुड्स या अपनी सर्विस सोल्ड करने के बाद जो मिलेगी वो हमारे लिए रिसिप्ट कहलाएगी। रिसिप्ट भी जो है हमारी 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। पहली कैटेगरी है रिवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी है कैपिटल रिसिप्ट। देखिए यहाँ पे जो 2 टर्म्स है ना, रिवेन्यू और कैपिटल, इनको मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और ऐसे समझाऊंगा आप ज़िंदगी भर इनको याद रखेंगे, कभी आप इनको भूल नहीं पाएंगे। अभी आपने वो टर्म्स पढ़ी नहीं है, बस आप इतना सा ध्यान रखिए कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होती है बैलेंस शीट, ठीक है। तो चलिए रिवेन्यू रिसिप्ट को स्टार्ट करते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट आपकी जो लिंक होती है वो होती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जब भी आपको रिवेन्यू के रिगार्डिंग बात हो ना, तो आप समझ जाना कि आपसे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ पूछा जा रहा है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है वो रिसिप्ट जो हमारे रिवेन्यू को बढ़ाएं, ठीक है, जो हमारी इनकम को बढ़ाएं, प्रॉफिट को बढ़ाएं, तो वो हमारे लिए रिवेन्यू रिसिप्ट होंगी। अब ऐसी कौन कौन सी रिसिप्ट हैं, जैसे आपने क्या करा, आपने कमीशन रिसीव कर लिया, आपने रेंट रिसीव कर लिया, तो ये आपके लिए क्या है, आपके लिए प्रॉफिट है, पैसा आपका बढ़ रहा है, तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी, ठीक है। रिवेन्यू रिसिप्ट को क्या है, हम अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करते हैं। क्रेडिट साइड का मतलब है राइट साइड। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस के राइट साइड, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिखा दिया है, ठीक है, उस स्टेटमेंट से आप इजीली समझ सकते हैं कि कहाँ पे ये लिखी जाएंगी। जो रेड बॉक्स है उसके अंदर ये लिखी जानी है, जैसे कि रेंट रिसीव लिखा हुआ है, कमीशन अर्न लिखा हुआ है, डिविडेंड रिसीव लिखा हुआ है, या किसी अदर सोर्स से आपको कोई इनकम हुई है, तो ये सारी चीज़ें आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती हैं। ये रिकरिंग नेचर की होती हैं, ठीक है, और ये आपको देखने को हमेशा मिलती रहेंगी। रिकरिंग नेचर का मतलब है कि जो बार बार होता रहे, जैसे हर महीने रेंट आता रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो अमाउंट होती है जो आपकी कैपिटल को बढ़ाए, ठीक है। कैपिटल को बढ़ाने का मतलब क्या है कि ऐसे फंड्स जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपको हो रहे हैं, ठीक है,
ये इनकम स्टेटमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें तो कहीं नहीं आएगा, बट ये आएगा बैलेंस शीट में। तो जब भी आपसे कैपिटल रिसिप्ट की बात हो, कैपिटल की बात हो, तो याद करिएगा कि आपको हमेशा बैलेंस शीट ही देखनी है। और बैलेंस शीट में किस साइड? आपकी लायबिलिटी साइड। जैसे कि आपने शेयर इशू कर दिए, ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है? आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है। आपने क्या करा? बैंक से लोन ले लिया, तो ये आपके लिए क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? ये बैलेंस शीट में शो होगी और नॉन रिकरिंग नेचर होती है। ये हमेशा नहीं होते, ये कभी कभी होते हैं, ठीक है। तो ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर, हमारा आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक सारी टर्म अच्छे से समझ में आई होंगी। तो एक्सपेंडिचर की तरफ चलते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा, नाम से ही पता लगता है। तो एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होती है जो आपने खर्च की है अपने बिजनेस के लिए। जैसे कि आप गुड्स एंड सर्विस खरीद के ले आए, ठीक है, उसके लिए आपने खर्चा कर दिया, या आपने कोई एसेट्स खरीद ली, जैसे सपोज करिए गाड़ी खरीद ली, या आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली, या आप बिल्डिंग में कोई खर्चा कर रहे हैं मेंटेनेंस वगैरह के लिए, ठीक है। तो जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो तो हो जाएगा आपका रेवेन्यू का खर्चा, ठीक है। बट जो आपका नॉर्मल जो बिल्डिंग आपने खरीदी है वो आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो ये वो एक्सपेंडिचर होता है, देखिए रेवेन्यू का नाम आ रहा है तो फिर दोबारा से आपको कहाँ जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और इसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है आपकी इनकम से। जितने आपकी इनकम बढ़ेगी उतने आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। जैसे जब आप ज़्यादा कमाओगे तो आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, अब ज़्यादा लोग होंगे तो उनको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। तो सैलरी जो होती है वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाती है। आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, तो रेंट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। इसका मतलब जितने भी खर्चे हमारे होते हैं वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको दिखाया है मीनिंग। इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज़ कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। जो 1 साल के अंदर आपके खर्चे होंगे वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। इनकी डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है रेवेन्यू के साथ उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। एग्जांपल्स के लिए मैंने आपको बता दिया था, सैलरी होती है, रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, टेलीफोन के खर्चे हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और इनका इफेक्ट ये होता है कि जैसे हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स को क्रेडिट साइड राइट साइड लिखा था अकाउंट में, ये लिखी जाएंगी डेबिट साइड, ठीक है। तो इनको हम डेबिट साइड लिखेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कंपनी अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए करती है। कैपिटल कैसे बढ़ेगी? जैसे कि सपोज करिए आपने कोई मशीन खरीद ली, उस मशीन से आप सामान बनाएंगे, सामान बिकेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर टू फंड दैट आर यूज्ड बाय अ कंपनी फॉर द परचेज, इम्प्रूवमेंट और मेंटेनेंस ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी और कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसको कंपनी यूज़ करती है कुछ खरीदने के लिए या किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए या मेंटेन करने के लिए अपनी जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, ठीक है, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए और कंपनी की कैपेसिटी भी बढ़ जाए चीज़ों को करने की। लॉन्ग टर्म एसेट्स आर यूजली फिजिकल, फिक्स्ड और नॉन कंज्यूमेबल एसेट्स। जो आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं ये फिजिकल होती हैं, मैं आपको एसेट्स बता चुका हूँ, जैसे कि आपकी बिल्डिंग, आपकी प्रॉपर्टी, आपका इक्विपमेंट, ठीक है, जो मशीन्स वगैरह होती हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग वगैरह है, आपका प्लांट वगैरह लगा हुआ है, वो सारा का सारा। इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वो एसेट्स हैं जो हमने पढ़ी थी नॉन करंट एसेट्स के नाम से। 1 साल से ज़्यादा जितनी भी एसेट्स होंगी वो सारी की सारी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आती हैं, ठीक है। इसका मतलब आप कोई मशीन खरीद रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड द लिस्ट ऑफ आइटम्स सच एज न्यू इक्विपमेंट्स, मशीन, लैंड, प्लांट, बिल्डिंग और वेयरहाउस, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, बिजनेस व्हीकल्स, सॉफ्टवेयर्स और इंटेंजिबल एसेट्स सच एज पेटेंट्स और लाइसेंस। तो ये सारी चीज़ें आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती हैं। हमारी आज की लास्ट टर्म है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, एक बार फिर से दोबारा से आपको समझा देता हूँ। इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज़ राइट ऑफ in more than one accounting period because it is estimated that benefit of such expenditure will accrue in more than one financial year। और इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था एडवर्टीजमेंट का। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू ही आपको बताता हूँ।
सपोज करिए आपका प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का, ठीक है, 10 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट है और हमें एक्सपेंडिचर कर दिया है एडवर्टीजमेंट पे 15 लाख। तो अगर हम ये पूरा का पूरा खर्चा इसी साल बुक करते हैं, इसी साल इसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखते हैं, तो एक ही खर्चे से हम कहाँ चले जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। और कोई भी जना लॉस में जाना नहीं चाहता। तो हम क्या करेंगे कि इस खर्चे को हम डिवाइड कर देंगे 3 पार्ट्स में। 5 लाख रुपीज़ का हम इसको पार्ट बना लेंगे और अगले 2 सालों तक, एक साल तो ये हो जाएगा करंट ईयर का और अगले 2 सालों तक हम इस खर्चे को लेते रहेंगे और 3 सालों में ये खर्चा पूरी तरीके से राइट ऑफ, पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब भविष्य में जो रेवेन्यू के खर्चे होंगे उनको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से सारी टर्म समझ में आई होंगी। चलिए एक बार आपको रिकैप करा देता हूँ आज का कि आज हमने कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, वो ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस के रिगार्डिंग हैं। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा था अकाउंट्स का मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था जिसमें कि मैंने सैलरी अकाउंट की बात की थी। थर्ड आपको बताया था कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट जो ऑनर ने इन्वेस्ट करी है बिजनेस के अंदर। फोर्थ पॉइंट था आपका ड्राइंग वो अमाउंट होती है जो ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी लायबिलिटीज़ के अंदर हमने पढ़ा था कि वो चीज़ें जो हमारी अपनी नहीं होती जिनको हमें वापस करना होता है। और लायबिलिटीज़ मैंने पढ़ाई थी 2 तरीके की होती हैं, नॉन करंट और करंट। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए लायबिलिटी हमारे पास हैं और करंट लायबिलिटीज़ वो होती हैं जिनको हम 1 साल के अंदर ही पे आउट कर देंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एसेट्स में हमने पढ़ी थी कि वो सारी चीज़ें जो हमारी अपनी हैं जिनको हमें वापस किसी को नहीं देना, हमारे लिए एसेट्स कहलाती हैं। और एसेट्स भी 3 तरीके की होती हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। करंट एसेट्स वो होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा हमारे पास रहेंगी। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स होती हैं और करंट एसेट्स वो होती हैं जो हमारी खुद की हैं और 1 साल से कम हमारे पास रहेंगी, जिसे मैंने आपको स्टॉक का बताया था कि स्टॉक आप सोल्ड कर देंगे तो वो चला जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट होता है फिक्टिशियस एसेट जो टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों नहीं होती। ठीक है, और इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका, जो आपके लॉस हो रहा था, राइट ऑफ कर रहे थे हम या शेयर्स के लिए, उसको। नेक्स्ट है आपका रिसिप्ट जो है हमारी वो 2 तरीके की थी, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। और इसी तरीके से हमने एक्सपेंडिचर पढ़ा था जो कि 3 तरीके का था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कुछ इस तरीके से हमने आज अपनी क्लास को ख़त्म किया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों तक अपने इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हूँ आपसे अगली क्लास में जो आपकी बैलेंस टर्म है उनके साथ, नई टर्म्स के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।